तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये घटना चक्र की टेस्ट सीरीज आपके आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम यूपी टेट 26 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट। साथियों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं घटना चक्र की प्राइमरी के लिए दोस्तों प्राइमरी के लिए हम लोगों ने फुल प्रैक्टिस टेस्ट 5 फुल प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व किया है। तो आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे सर जूनियर के लिए यानी अपर प्राइमरी के लिए भी घटना चक्र की प्रैक्टिस टेस्ट करवाइए। तो साथियों यही घटना चक्र की हम जूनियर के लिए लेकर आ गए। पहली टेस्ट सीरीज मैं कंप्लीट करवा दिया हूं। दूसरी टेस्ट सीरीज दोस्तों इसका आधा प्रश्न यानी पार्ट ए में सॉल्व करवा दिया था। बाकी का आधा जो बचा था साथियों मैं इसको पार्ट बी के रूप में करवाने जा रहा हूं, जिसमें आपको साइंस इंग्लिश जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मैं पहले ही बताया ये पहला प्रश्न प्रैक्टिस टेस्ट है जूनियर का, तो इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, 3 बार 4 बार रिपीट हुए हैं, 3-4 बार पूछे गए हैं, जिनकी आने की संभावना अधिक होती है। और कुछ इसमें ऐसे प्रश्न हैं इन्हीं रिपीटिशन के आधार पर नए प्रश्न बना दिए गए हैं कि जिनके आने की संभावना काफ़ी जताई जा रही है। तो उम्मीद है आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। दोस्तों अगर आप रील्स के आदती नहीं होंगे, रील्स खिसकाने के आदती नहीं होंगे, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, रुक रुक कर वीडियो को पॉज करके अपने आप को चेक करके आगे बढ़ेंगे कि हम आखिर कितने पानी में हैं। और दोस्तों आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप पूरे प्रश्न को मंथन कर लिए तो आपका बहुत सारा आपको फैक्ट तैयार होगा, कंसेप्ट तैयार होगा, आपको नई नई जानकारी मिलेगी और आपकी तैयारी में धार लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोस्तों ऐसी संस्थाओं का कंटेंट यदि आपने प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व किया है तो आप जो पढ़े रहते हैं उसका तो दोस्तों रिवीजन हो ही जाता है, साथ ही साथ आपकी तैयारी में ऐसी धार लगती है एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा कर देता है। कॉन्फिडेंस लेवल जिस बच्चा का एग्जाम हॉल में बढ़ गया दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं, तो बच्चा दुविधा वाले प्रश्न को भी सॉल्व कर लेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा तो आप आता हुआ प्रश्न को गलत करके आएंगे। तो उम्मीद है आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलते हम लोग देखते हैं। बहुत बढ़िया। तो साथियों यहाँ से हम लोग अपने भाग चौथे को शुरू करते हैं जो विज्ञान से संबंधित है। दोस्तों इसके पहले हमारा भाग तीसरा आया था, तीसरे में इंग्लिश था, तो इंग्लिश को हम जस्ट इसके बाद करते हैं। पहले हम लोग साइंस को निपटा लेते हैं। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 91। बहुत बढ़िया, आप थोड़ा धैर्यपूर्वक देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख कर जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की कौन सी इकाई है। तो दोस्तों हम लोगों ने खूब पढ़ा है, कक्षा 9 में ही गुरुजी हम लोगों को पढ़ाए होंगे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने कैसे मापा जाता है दोस्तों। तो यह एंगस्ट्रॉम इसका मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम को ऐसे ए करके ऊपर एक बिंदी लगाते हैं, ये एंगस्ट्रॉम का दोस्तों ये मतलब इसी से इंडिकेट करते हैं एंगस्ट्रॉम को। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है दोस्तों, 10 की घात -10 यानी 10 की घात -10 मीटर। तो ये होता है कि एक एंगस्ट्रॉम की लंबाई दोस्तों, तो ये एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे सर कैंडिला किसका मापा, ये जो ज्योति तीव्रता होता है उसका मात्रक कैंडिला होता है, बल का मात्रक ये डाइन होता है और विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। सारी चीज़ों को मैं क्लियर करते चल रहा हूँ, जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एक एक ऑप्शन को, नहीं तो दोस्तों हम उत्तर बता के सिर्फ निकल जाएं तो ये आपके साथ बहुत बड़े दोस्तों धोखेबाजी होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। और दोस्तों एक बात आपसे कहनी थी इंफॉर्मेशन के रूप में मेरे भाई, मेरे 4000 घंटे पूरे हो गए हैं लेकिन सब्सक्राइबर दोस्तों 1000 नहीं पूरे हो पा रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, जल्दी से 1000 पूरा हो जाएगा तो हम इसे मोनेटाइज कर देंगे। तो जो हम मेहनत कर रहे हैं इसके बदले हमें थोड़ी इनकम होने लगेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अपने भाई की इस फीलिंग के सिचुएशन को समझ रहे होंगे, हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे मेरे भाई। आपने बहुतों को किया होगा, हमारा भी कर देंगे तो आपका कोई जाएगा नहीं, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। आगे चलते हम लोग देखते हैं यहाँ 92 में। इसमें आपसे पूछा जा रहा है शुद्ध गतिकी, यहाँ क्या लिखा है, शुद्ध गतिक श्यानता की गॉस इकाई यूनिट क्या है। तो यहाँ पर गॉस इकाई यूनिट क्या है, श्यानता आप लोग जानते हैं क्या होता है, लिक्विड में होता है। जब लिक्विड कोई बहता है तो एक परत नीचे वाली परत का विरोध करती है, यानी उसमें एक तरह का फ्रिक्शन होता है। तो दोस्तों ये श्यानता की गॉस इकाई क्या होती है, स्टोक्स होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर तो गतिक श्यानता जिसे इंग्लिश में हम लोग डायनेमिक वेलोसिटी बोलते हैं, डायनेमिक वेलोसिटी, तो इसकी गॉस इकाई स्टोक्स होता है। बाकी एम्पियर को आप लोग तो जानते ही हैं।
और यहाँ पर जूल को भी जानते हैं, तो यहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। आगे चले हम लोग देखते हैं 93 वाले में। तो इसमें देखें भौतिकी प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को किसी परिपथ में, परिपथ मतलब सर्किट, किसी सर्किट में विद्युत धारा की मात्रा मापने के लिए कहा गया, तो उन्हें किस डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। तो मेरे भाई ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बताया हूँ। तो वो जैसे किसी परिपथ है, ये मान लीजिए कोई सर्किट है, तो इसमें उनको विद्युत धारा अगर मापने के लिए कह दिया गया, तो किस धारा का विद्युत धारा, यहाँ पर विद्युत धारा की मात्रा को मापने का कहा जाता है, तो किसका प्रयोग करेंगे, तो एमीटर का करेंगे मेरे भाई। आप लोगों को मैं कई बार बताया, विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किसी चालक में जो धारा बह रही है तो उसमें कितना मतलब उसका प्रतिरोध कर रहा है, उसमें कितनी रुकावट आ रही है मतलब करंट को बहने में, तो वो ओम का आप लोग जानते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं यहाँ पर। तो ये ओम क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक है। आगे आपका तो उत्तर पता चल गया, मीटर होगा। आगे जो ऑप्शन में है उसे भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं लगे हाथ। तो यहाँ देखिए आपसे जो दिया है बोल्ट मीटर, यही आपके जो स्टेबलाइज़र होगा, बोल्ट आप लोग देखते हैं ना उसमें, तो यही स्टेबलाइज़र ही उसमें स्टेबलाइज़र वगैरह में यही हम लगा होता है बोल्ट मीटर, जिससे हम लोग वोल्टेज को देखते हैं। हाँ, जो आपको अल्टीमीटर दिया है, अल्टीमीटर तो ऊंचाई मापने के लिए होता है। जैसे वायुयान जो बड़े बड़े हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं, तो नीचे से समुद्र तल से कितने ऊपर हैं, ये उनकी ऊंचाई को मापते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर सब समझ गए आप। तो सारी चीज़ ऑप्शन को क्लियर कर लिए, आपका जो पूछा जा रहा था ऑप्शन ए होगा। आगे जरा हम लोग देखें यहाँ पर, ये 94 वाले में निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत मुख्यतः पन बिजली उत्पादन में प्रयुक्त होता है। यानी पन बिजली, जो बिजली उत्पादन होता है पानी के द्वारा, हाइड्रो पावर, तो यहाँ पर कह रहे हैं पन बिजली उत्पादन में कौन सा प्रयुक्त होता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, बांध बनाया जाता है, बांध के द्वारा पानी को रोका जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर वो टरबाइन लगाया जाता है, और वही पानी गतिज ऊर्जा के कारण टरबाइन पे दोस्तों, वहाँ पर टरबाइन पर एक तरह का मतलब एनर्जी क्रिएट करता है, टरबाइन घूमता है तो बिजली पैदा होती है। इतना तो हम लोगों ने जाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ, तो इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के उत्पादन में तो यही होता है गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, U बराबर mgh हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं ना, तो यही होता है गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का हाँ, तापीय ऊर्जा में नहीं, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। आगे चले हम लोग यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको दिया गया है गति के तीसरे नियम का एक कौन सा अनुप्रयोग नहीं है। गति के तीसरे नियम का एप्लीकेशन यहाँ पर कौन सा नहीं है, एक तरह का आपका उदाहरण नहीं है कौन सा। तो दोस्तों हम लोगों ने खूब पढ़ा है गति में जो 3 नियम दिया गया है। पहला नियम तो हम लोगों ने खूब पढ़ा है जड़त्व का नियम, यानी कोई बॉडी रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है, संवेग परिवर्तन का नियम होता है, जो कैच वैच लेने वाला होता है। तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, एक्शन रिएक्शन का। किसी बॉडी पर हम जितना एक्शन हम लगाएंगे उसके बदले उतना हमें रिएक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर ये है, देखते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तीसरे गति का नियम कौन सा नहीं है। तो फुटबॉल को किक मारते समय विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से टकराकर चोटिल होना, यस क्रिया प्रतिक्रिया है। आप किसी फुटबॉल मारेंगे जाकर वहाँ टकराएगा, ये तो है क्रिया प्रतिक्रिया। नाविक के आगे की ओर कूदने पर स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करना। आप नाव पर खड़े हो जाएं, किनारे लाएं, और नाव से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपका अगला पैर नाव को पीछे की तरफ धक्का देगा। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ये भी हो जाएगा। क्रिकेट के खेल के कैच लपकने के लिए क्षेत्रधारक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। यही मैंने बताया, ये संवेग परिवर्तन का नियम होता है, पीछे की ओर खींचता है तो उसे चोट थोड़ा कम लगती है। ये गति का जो दूसरा नियम है उस पर आधारित है। तो ये वाला यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है। बाकी ये तो आप जानते हैं, गोली वाला, गोली चलाने पर जो बंदूक जो झटका देती है वो है यहाँ पर। समझ गए आप। आगे देखें, यहाँ 96 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको खाली जगह यहाँ पर कुछ भरना है, जो ऑप्शन में आपको दिया गया है। यानी किस ऊष्मागत के मतलब किस नियम के अनुसार आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा प्रणाली के द्वारा किए गए योग के बराबर होती है। ये थोड़ा सा लिखा टेढ़ा है, इनका कहने का ये मतलब है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न तो नष्ट की जा सकती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर यही होगा यहाँ पर। आगे जरा हम लोग देख लेते हैं साथियों यहाँ पर।
थोड़ा सा। अब फैराडे वाले जानते हैं, हमारा जो जनरेटर होता है यही फैराडे के नियम से चलता है। यहाँ पर आपको जो दिया गया है 97 में, मिट्टी के घड़ा यानी जो मटका होता है, सुराही होती है, उसमें पानी अधिक ठंडा रहने के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो मिट्टी के घड़े वगैरह हम लोग गर्मियों में खूब इस्तेमाल करते हैं, जिन खास करके जब फ्रिज का उपयोग नहीं करते तो उसी से ठंडा पानी अपना करते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वाइपराइजेशन होता है। वो मिट्टी के घड़े में जो हल्का हल्का पोर्स होते हैं उसी के माध्यम से पानी का वाइपराइजेशन होता है तो ठंडा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, माध्यम से पानी क्या रिश्ता रहता है? नहीं, मिट्टी का घड़ा छिद्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर ये अच्छा गलत पूछा है ना, कौन सा यहाँ पर गलत है? तो मिट्टी के घड़े में छिद्रों के माध्यम से पानी रिश्ता, यस, उसमें पोर्स होते हैं, मैंने ये छिद्र मतलब पोर्स, तो यहाँ पर ये तो होता रहता है। मिट्टी का घड़ा छिद्रपूर्ण यानी पोरस होता है, ये बात मैंने पहले बताई, ये भी सही है। पर्यावरणीय जलवाष्प छिद्रों के माध्यम से घड़े में प्रवेश करती है। मेरे भाई, पर्यावरणीय जलवाष्प यानी पर्यावरण का जो वेपर होगा, भाप होगा, क्या वो घड़े में प्रवेश करती है? नहीं, घड़े से तो भाप निकलती है ना। तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही गलत है। और आप लोग यहाँ पर ये भी सही है, मिट्टी के घड़े की सतह का पानी वाष्पीकृत हो वेपराइज हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ दोस्तों, आपको जो बताएं क्लियर, हर एक ऑप्शन क्लियर होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। रटंत विद्या जो होती है दोस्तों बहुत घातक होती है, कन्फ्यूजन बहुत पैदा करती है। आप रट लोगे लेकिन एग्जाम हॉल में आपको मिस कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल दे दिया है, MS वर्ड से रिलेटेड। MS वर्ड में एक खाली नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो हम लोग इसको पढ़े होंगे, Ctrl+N, N से मतलब नया, N मतलब यहाँ पर क्या है, न्यू। तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि आपको नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+New यानी N दबाना पड़ेगा। तो प्रश्न संख्या 99 को देखें, बहुत अच्छा आपसे पूछा जा रहा है, किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई, इतना सिंपल प्रश्न कौन नहीं जानता होगा, CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें हम लोग 100 वाले में, तो आपसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का, यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का सही कंसेप्ट है? तो मेरे भाई, आपको बताना है, 4-5 आपको लाइन दी गई है, तो आपको लोगों को कक्षा 9 में 11 में तो अच्छे से पढ़ाया गया होगा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है, कि दुनिया का कोई भी पदार्थ परमाणुओं से बना होता है और परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, सभी पदार्थ परमाणु से बने हैं, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो मेरे भाई यस, परमाणु टूटते नहीं है, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो टूटते नहीं है, बल्कि उनमें पदार्थों के बीच कन्वर्जन होता है, यही होता है। तो ये अपनी जगह पर ये सही है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं का निर्माण या विनाश हो सकता है? नहीं मेरे भाई, पहले मैं बताया ना, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो परमाणुओं मरते नहीं हैं, वो बल्कि कन्वर्जन होता है। ऐसा नहीं परमाणु डिस्ट्रॉय, नष्ट नहीं होते हैं, बस एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में उनका मिक्सर होता है, कन्वर्जन होता है। तो ये आपका गलत हो गया, यानी जहाँ भी बी मिलेगा आपका गलत हो जाएगा। अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये बात दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, अलग अलग तत्व के जो है परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम लोग देखें, हमारा बी यहाँ पर केवल गलत हुआ है। वाले में देखें तो क्या कह रहे हैं, यौगिक पूर्ण या भिन्नात्मक। आपको वहाँ बी वाला गलत था ना, तो जहाँ बी है आपको वहाँ वो होगा ही नहीं आपका। ये यहाँ बी बैठा, यहाँ भी बैठा, यहाँ एलिमिनेट करके आप उतने से ही, आपको इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप तुरंत पता कर गए कि आपका ऑप्शन सी वाला होगा, क्योंकि बी इसमें नहीं है। वहाँ हमने कन्फर्म हो गया था कि बी गलत था। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, यौगिक पूर्ण या भिन्नात्मक संख्याओं के अनुपात में परमाणुओं का संयोजन है। तो मेरे भाई, मैंने पहले बताया कि यहाँ पर ये आपका भिन्नात्मक में नहीं होते हैं, किसी यौगिक में सतह परमाणुओं के सापेक्ष संख्या के प्रकार निश्चित होते हैं। तो यस, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आपने पहले एलिमिनेट कर लिया। दोस्तों थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, आपको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके व्यूवर्स कम होते हैं, तो थोड़ा आप सबको हमारा मनोबल बढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं तो फिर थोड़ा सा क्या होता है, मनोबल गिरने लगता है ना, तो उतना मोटिवेशन नहीं रह जाता है काम करने में। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, किस वैज्ञानिक ने तत्वों को त्रिक नियम में वर्गीकृत किया था? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं डोबर नियर का त्रिक नियम हम लोग खूब पढ़े, कक्षा 9th में ही ये पढ़ाया गया होगा।
डोबरनियर का त्रिक नियम। ये क्या होता है त्रिक नियम? तो हम लोग जैसे जानते हैं ये जो खड़ा कॉलम होता है जिसे हम लोग वर्ग बोलते हैं, खड़ा कॉलम को वर्ग बोलते हैं, जो 18 होते हैं, और जो गिरा कॉलम पड़ा कॉलम होता है इसे हम लोग आवर्त बोलते हैं। तो यानी 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं, ये सब के बारे में पढ़ा है। तो किसी वर्ग में समान गुण वाले तत्वों को रखा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम हमारे लिए ना, Na और फिर पोटेशियम। तो यही है, कह रहे हैं जो समान गुण वाले तत्व होते हैं उनमें से किसी भी 3 को हम पकड़ लें, किसी भी 3 को अगर हम लोग पकड़ लें तो क्या होता है कि उनका जो परमाणु भार होता है, पहला और तीसरे का एवरेज परमाणु भार दूसरे के बराबर होता है। जैसे परमाणु भार दुगना होता है किसी तत्व का, लिथियम का 3 है तो यहाँ पर हम मान लें यहाँ पर 6 हो जाएगा परमाणु भार, लगभग दुगना होता है परमाणु क्रमांक का। और पोटेशियम के यहाँ 19 होता है तो 38 हम लोग इसका मान लें, तो इसका 38 मान लेते हैं। तो 38 और 6 कितना हो गया दोस्तों? 44 हो गया। तो 44 का एवरेज लेंगे क्योंकि 2 तत्व इसमें है, तो 44 का आधा 22 हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। और सोडियम के 11 होगा, 11 का दुगना परमाणु भार कितना हो जाएगा? 22। तो यहाँ देख रहे हैं ना, यानी पहले और तीसरे का एवरेज परमाणु भार दूसरे परमाणु भार के बराबर होता है। यही डोबरनियर का त्रिक नियम है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे आपको सिखाएंगे दोस्तों, कभी भूलेगा नहीं, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, सीधा सीधा कंसेप्ट पे बात होगी। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ 102 वाले में, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 87 है? तो आप लोग देखेंगे पहले वाले में जो पहला वर्ग है हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन आप लोग पढ़े हो ना कि हमारे लिए ना करो रब शेष रब से फरियाद। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो यहाँ पर ये जो रुबिडियम है तो ये 87 इसका परमाणु क्रमांक है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ रुबिडियम हो जाएगा आपका, RB से इसे डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चले हम लोग आगे देखें, यहाँ पर 103 वाले में तो आपसे पूछा जा रहा है मिश्रण के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मिश्रण मतलब जिसे हम लोग इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर यानी कोई दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देते हैं, फिर उनको मिला, वो सब एक दूसरे के साथ मिल गए तो वही मिक्सर होता है। तो मिक्सर में क्या होता है कि विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं। जैसे आपने चीनी में पानी में चीनी घोल दिया तो पानी आपका विलायक हो गया, क्योंकि पानी ज़्यादा है, जो थोड़ा सा घुला है वो जो थोड़ी मात्रा में वो चीनी है तो वो विलेय हो गया। तो ये बात इनकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें उसे बताना है जो गलत है। यहाँ देखें, विलयन के छोटे अवयव को विलेय कहते हैं, वही मैंने आपको बताया ना। जैसे यहाँ गिलास में आपने पानी ले लिया तो पानी आपका विलायक हो गया, क्योंकि यही उनको घोल रहा है, और जो चीनी आपने घोल दिया है वो विलेय। तो ये बात दोनों सही है। कोलाइड आप लोग जानते हैं, तो एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मतलब यानी निश्चित अनुपात में नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जिसके कणों का आकार बड़ा होता है। नहीं मेरे भाई, इतनी बात तो सही है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, इतना सही है। लेकिन कोलाइड में क्या होता है, उनके कणों का आकार छोटा होता है, बड़ा नहीं। यहाँ बड़ा दे दिया है तो बड़ा नहीं होगा, छोटा होता है। तो यही गलत हो गया, यही आपका उत्तर होगा। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होते हैं। यस, ये सही है, लेकिन हमें गलत उत्तर पूछा है, गलत आपका सी होगा। आगे जरा देखें हम लोग 104 में, तो आपसे पूछा जा रहा है अभिक्रिया का वह प्रकार, यानी रिएक्शन का वह प्रकार जो आमतौर पर तब पाया जाता है जब अभिक्रिया यानी रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे सतह, उत्प्रेरक या अभिकारकों को संतृप्त होता है। तो ये किस कोटि का रिएक्शन होता है? तो इनका कहने का मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो उनको 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम मिला दें तो वैसे अपने आप नहीं हो पाते हैं, उनको अलग से एनर्जी देना पड़ता है, अलग से उनको जो है मतलब उनकी सरफेस बढ़ानी पड़ेगी, उनके लिए उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट का इंतजाम करना पड़ेगा। तो कुछ तरह से व्यवस्था, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सीधे सीधे जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं या कहीं कुछ काम होता है तो नहीं करते हैं, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ये भी। तो जो इस टाइप के रिएक्शन होते हैं जो अपने से नहीं करते, उनके लिए बाहर से कोई हमें फोर्स लगाना पड़ता है, तो उनको हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, 0 कोटि की, यानी वो शून्य है, इसलिए उसको बूस्ट करना पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। समझ गए आप? आगे देखें यहाँ 105वें में, जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आप लोग जानते हैं मेरे भाई, ऐसे ही आपको बता देता हूँ, कभी भूलेगा नहीं, हो सकता है आपको याद रहेगा। तो मान लीजिए जिंक हो गया, ये ऐसे यहाँ
ये आपका जिंक हो गया, मान लीजिए जिंक सॉलिड अवस्था में है। जिंक के साथ आपने इसमें क्या मिला दिया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये बैटरी वगैरह में जो होता है ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो मान लीजिए एक्वस में होता है, और यहाँ पर क्या होगा आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस बनेगा, और प्लस इसके साथ क्या बनेगा, जिंक और ये सल्फेट, तो यानी आपका ZnSO4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही आपका बनेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है आपकी गैस है, तो हाइड्रोजन बनेगा। तो आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन निकलती है। तो यहाँ न तो ऑक्सीजन है, न तो कार्बन डाइऑक्साइड है, न तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो यहाँ आप देख लिए, आप रिएक्शन को मैं करवा दिया। आगे देखें अगर 106वें वाले को, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी अधातु, यानी अधातु है, यानी नॉन मेटल है, अधातु जिसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं और विभिन्न रूपों में पाई जाती है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है, यानी नॉन मेटल है, जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, अलग अलग रूपों में। तो मेरे भाई कार्बन है, कार्बन जानते हो बहुरूपिया इसको कहा जाता है, ये ग्रेफाइड वगैरह में कई सारे इसके मात्रक होते हैं। है तो दोस्तों अधातु, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कौन सी अधातु है जो चालक का काम करती है, तो यही एकमात्र कार्बन है। ऑप्शन नंबर आपका यही ए हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 7वें में, तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीनो में एक वैध आबंध है, यानी लीगल बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब जिसे हम लोग देखते हैं ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसी को हिंदी में आबंध बोला जाता है। तो एल्कीनो में कौन सा वैध है, यानी लीगल बॉन्ड है जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, एल्कीन कह रहे हैं। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लोग उसे एन कहते हैं, एन बोलते हैं। एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग इन कह देते हैं, मेथेन, मेथीन, एथीन, प्रोपीन। तो यहाँ पर हम लोग इन लगा देते हैं। और जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम लोग उसमें आइन लगा देते हैं, प्रोपाइन, मेथाइन, ऐसे कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इन करके आना चाहिए। तो यहाँ पर एल्कीन है ना, तो यानी ई वाला है, यानी डबल बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए होगा। आगे अगर हम लोग देखें 108वें को, तो पीट कोयला, पीट कोयला हम लोग जानते हैं क्या होता है। पीट कोयले में क्या होता है, और कार्बन नमी की मात्रा, यानी पीट कोयले में आपको कार्बन और नमी पूछ रहा है कैसा होता है। तो पीट कोयला एक घटिया किस्म का कोयला होता है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन की मात्रा जो होती है वो 40% होती है, यानी कम होती है। कार्बन की मात्रा यहाँ पर कम होती है 40% के आसपास, यानी यहाँ निम्न हो जाएगा। और जो है इसमें नमी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर 108 वाले में आपका कौन सा हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा कि पीट कोयले में कार्बन कम होता है, कार्बन कम होता है यानी 40% के आसपास, और उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यही आपका हो जाएगा। आगे देखें 190 वाले में अगर हम लोग, तो आपसे 190 में देखें क्या पूछा जा रहा है। संघ, फाइलम आर्थ्रोपोडा में ये टाइप का जो जीव होते हैं, संघ संधिपाद। संघ संधिपाद का, संधिपाद का मतलब, संधि मतलब जोड़ना, पाद मतलब पैर। ऐसे जीव, ऐसे संघ के जीव जिनके पैर आपस में जुड़े होते हैं सब, जैसे आप कॉकरोच वगैरह देखोगे, कॉकरोच आजकल खूब चर्चा में है। तो संधिपाद यानी जुड़े हुए पैरों के बारे में गलत आपको चयन करना है, जो गलत है संधिपाद संघ वाले जीव में। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 85% से अधिक संधिपाद होते हैं ज्ञात पशुओं में। ये तो सही है, बिल्कुल है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का है। लिग्निन संधिपाद यानी आर्थ्रोपोडा के बहिकंकाल का मुख्य घटक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी ये गलती इन्होंने कर दिया है। क्या होता है कि संधिपाद लगभग 90 लाख से अधिक इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं, लगभग 85% यही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें कई बड़े वर्ग भी शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, यह जो इनका बाहरी कंकाल है यह लिग्निन की नहीं बनी होती, यह काइटिन की बनी होती है। तो यही इसमें गलती किया है, काइटिन, ये काइटिन की बनी होती है। तो यही गलत है, आपका यही गलत वाला उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत को पकड़ना है और बाकी यहाँ पर सब अपनी जगह पे सही है। चलिए हम आगे देखें, देखते हैं एक एक चीज़। थोड़ा सा आपको जहाँ बड़ी दिखे तो आप कतई न डरिए, आपको एक एक चीज़ क्लियर करवा देंगे। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में कौन सा कथन हमारा ये सत्य है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो आर्थ्रोपोडा के जंतु के उपांग संयुक्त यानी जॉइंट अपेंडेंसेस होते हैं। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये तो सही हो गया हमारा। तो
तो आर्थ्रोपोडा जंतुओं का संयुक्त उपागम होते हैं और इनके संचालन में सहायता करते हैं चलने फिरने में। इसमें मिश्रित आँखें होती हैं, तो यहाँ पर तो मिश्रित आँखें भी होती हैं, यस, तो यहाँ पर ये भी हमारा सही हो जाएगा। और इसमें मिश्रित आँखें तो होती हैं, ये भी हमारा सही है, यानी बी वाला भी सही होगा। ये पृथ्वी पर सभी जंतुओं का प्रौढ़ यानी मेजॉरिटी बनाते हैं, तो यस ये भी है, सही हो जाएगा। और सभी आर्थ्रोपोडा में प्रजनन की विधि वानस्पतिक, यानी सभी आर्थ्रोपोड में प्रजनन की विधि वानस्पतिक होती है, यहाँ पर ये वाला गलत है, तो आपका डी जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा, तो आपका ये केवल सी हो जाएगा। 110वें का आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ गए आप? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सिर्फ जो आपको लास्ट वाला समझना है, आर्थ्रोपोडा में प्रजनन यौन विधि से होता है, न कि वानस्पतिक विधि से। वानस्पतिक विधि का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेड़ पौधों जो एक दूसरे से उसमें उनके फल फूल के द्वारा जो झड़के जाते हैं वो बात कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें समझ गए आप, जो इसमें प्रजनन होता है वो कैसे होता है, एक प्रजनन यौन विधि से होता है, न कि वानस्पतिक विधि से, यानी डायरेक्ट। आगे देखें, जैसे मानव वगैरह में होता है। 11 में देखें तो क्या होता है, एनीमेलिया जगत। एनीमेलिया जगत के यहाँ पर आपको से बारे में पूछा जा रहा है, एनीमेलिया जगत के किस समूह में अखंडित, यानी उनका शरीर खंडित नहीं रहता है, द्विपार्श्विक के रूप में सममित कोमल शरीर होते हैं, जिनमें एक त्रिकोशिकीय संरचना यानी कोशिकाओं की 3 परतें होती हैं, और यह किसी प्रगुहा कंकाल गुदा से रहित होता है। तो दोस्तों इस चीज़ के बारे में हम लोगों को एक बार पढ़ाया गया होगा, कम से कम हम लोग में लगता है इंटर में अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा। एनीमेलिया जगत के जीव जो होते हैं वो चपटे होते हैं, चिपटे टाइप के होते हैं, क्रीमी टाइप में होते हैं, बड़ा मतलब ऐसे लगता है क्रीम पोता गया है उन पर। और अखंडित मतलब कटे मतलब अखंडित भाग में नहीं रहते हैं, द्विपार्श्विक होते हैं। तो इसमें यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसमें आपका ये कौन सा हो जाएगा, वही चपटे क्रीमी, वही मैंने अभी बताया, तो ये चपटे क्रीमी में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला हो जाएगा। तो जैसे ही आपको एनीमेलिया जगत दिखे तो आप चपटे क्रीमी याद रखेंगे, तो आपको भूलेगा नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का उदाहरण है? तो फोम का उदाहरण यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप लोग ने पढ़ा होगा। फोम का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे सोख्ता कोई हो गया। सोख्ता क्या होता है दोस्तों, उसमें एक सॉलिड होता है और उसमें गैस भरी होती है, तो वही होता है फोम। एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है यहाँ पर, ये स्पंज का। जैसे आप लोग एक लेते थे पहले एक गेंदा ना, तो जो उसमें क्या होता था, बहुत मुलायम होता था, इतना बड़ा होता था, दाब दोगे तो एकदम रबड़ जैसा पिचक जाएगा। तो उसमें क्या होता है, गैस सॉलिड है, उसके अंदर एक गैस भरी टाइप की होती है, तो ये एक स्पंज का उदाहरण है कोलाइड फोम का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 13 वाले को देखें तो यहाँ आपको कुछ मिलाने के लिए दिया है, मिला लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ यहाँ आपको कॉलम ए में उपासंग दे दिया है, कॉलम ए में आपको उपासंग दिया है, और कॉलम बी में आपको एनिमल उसके जीव दे दिए हैं। तो हमें मिलाकर बता देना है मेरे भाई कौन सा हमारे यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों हेक्सापोडा जो होता है, हेक्सापोडा जो उपासंग होता है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर जो मच्छर होते हैं, तो हेक्सापोडा, तो यस यहाँ पर ये हो जाएगा। यानी ये तो जो मिलाने वाले में यही तो बात है, जो सबसे ज़्यादा क्लियर है उसको हम पहले कर देते हैं। तो ए वाला हमारा बी के पास आएगा। ए वाला बी कहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा। और ये क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया दोस्तों किस जीव से संबंधित है, डैफनिया से। तो यहाँ पर डैफनिया से ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ से ये हो जाएगा। 2 वाला हमारा 1 पे आ गया, देखिए हमारा काम बना, तो 2 वाला हमारा ए पे आ गया, तो 2 वाला ए पे यहाँ है, तो अब उत्तर आपका यही हो जाएगा। आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 वाला हमारा डी पे आ जाएगा, यानी ये जूलस, और एक तो बचा है इसका यहीं आएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ 14 वाले में एक सर्पिल आकार के, सर्पिल मतलब आपस में लिपटे हुए आकार के बैक्टीरिया की पहचान कीजिए। तो सर्पिल आकार की जो बैक्टीरिया होती है वो कौन सी होती है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। सर्पिल आकार की जो बैक्टीरिया होती है वो स्पिरिलम कहा जाता है उनको। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा। स्पिरिलम में आप लोगों ने अगर इंटर में बहुत सारे बच्चे तो नहीं पढ़े होते हैं, ये बैक्टीरिया जो है सर्पिल या कुंडली आकार के होते हैं, कुंडलीकार यानी आपस में लिपटे हुए। विशेष रूप से ये गतिशील होते हैं, इनकी आकृति जो सांप जैसी होती है और इन्हें अन्य प्रकार के बैक्टीरिया से जो अलग रखती है।
तो जो ये है इनका पहचान स्त्रीलिंग के रूप में होता है। आगे देखें यहाँ पर हम लोग, देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, सर्वप्रथम कार्क की कोशिकाओं की खोज किसने किया था। तो कार्क की कोशिकाओं की खोज आप लोग जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर आपसे पूछे कार्क कोशिकाओं की खोज किसने किया था तो रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने किया था। तो ये भी आपसे पूछ लेता है कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाओं की खोज की थी, तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने जो कोशिका की खोज किया था ये जीवित नहीं, ये मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, अगर जीवित कोशिका की बात करें, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था तो आप ल्यूवेनहॉक बता देना। ल्यूवेनहॉक इनके 9 साल बाद किए थे, वो लगभग 1674 के आसपास। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोज किया, उनसे 9 साल पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था, उन्हीं को कह रहे हैं कार्क कोशिकाओं की खोज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे देखें 16 में, कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो बड़ा अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों, कोशिका के किस घटक में, किस कंपोनेंट में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो आपको बताना है क्या कोशिका द्रव्य होता है या केंद्रक होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, झिल्ली नहीं, कोशिका द्रव्य नहीं, ये नहीं, केंद्रक। यानी जो कोशिका का केंद्रक होता है वही कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए वही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डीएनए। आगे देखें हम लोग यहाँ 17 वाले में अगर देखें, आपसे पूछा जा रहा है, एक तरफ मिलाने वाला दिया है, बड़ा अच्छा मिलाने वाले प्रश्न होते हैं, तुरंत मिल जाते हैं इसमें, क्योंकि जो हम सबसे ज़्यादा क्लियर होते हैं उसी को मिलाकर एलिमिनेट करते हैं। एक तरफ आपको खाद्य घटक, दूसरी तरफ आपको पाचन में शामिल एंजाइम, तो यहाँ पर हमें मिला देना है। तो मेरे भाई हम लोगों ने खूब इसके बारे में पढ़ा है, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। प्रोटीन जो होता है, और प्रोटीन में कौन सा जो खाद्य पदार्थ हमारा जैसे प्रोटीन हो गया, तो प्रोटीन में कौन सा शामिल एंजाइम होता है, तो ट्रिप्सिन होता है। यस, ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि कैसे याद करेंगे, जैसे हम लोगों की मम्मी चाहती हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिले, तो हम लोगों को स्कूल जाते हैं तो रोज़ सुबह सुबह टिफ़िन भर के दे देती हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन कहाँ से मिलता है, सुबह सुबह मम्मी के टिफ़िन से मिलता है, तो ट्रिप्सिन यहाँ से आप याद कर लेना। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा, एमाइलेज होता है। यस, हम लोग जो ऊर्जा, हम लोग खाना क्यों खाते हैं, हमें ऊर्जा मिले, उसी ऊर्जा के से हमें बढ़िया माइलेज मिलता है, हम लोग दिन भर चल पाते हैं। तो आप यहाँ से ऐसे जो सोच लेना कि जो हम लोग खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, उस पर हमें मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट एंजाइम में एमाइलेज, और वसा तो बचा यही आपका लाइपेज। तो आपका कौन होगा, ए वाला सी पे गया, आपका पहला वाला जो है वो सी से मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, और दूसरा वाला ए पर यही है, तीसरा बी। आगे चले देखें 18 वाले में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने में किस प्रकार सहायता करता है। तो यहाँ थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन के विघटन में सहायता करता है। क्या विघटन में सहायता करता है, ये अगर देखें यहाँ पर, तो भाई विघटन में तो सहायता नहीं करता है, ये वाला तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो ये वाला यहाँ पर मान लीजिए नहीं होगा। तो सुगम बनाने में किस प्रकार सहायता करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक लवड़ी बेसिक माध्यम बनाता है, जो पेप्सिन है, ये भी नहीं होगा, और क्षारीय माध्यम बनाता है, ये भी नहीं। तो शुरुआत के जब तीनों नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी बात है यही आपका चौथा सही होगा। कैसे सही होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम बनाता है, और जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। यस, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें तो 19 वाले में फिर आपको मिलाने वाला प्रश्न दे दिया, गजब का, आप तुरंत मिला लेंगे, कोई दम नहीं है। कॉलम ए में आपको विटामिन का नाम, कॉलम दूसरे में आपको उनके कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए से हम लोग जानते हैं, विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर आँख वाले रोग होते हैं, तो यहाँ पर आँख रतौंधी से संबंधित है। तो यहाँ पर विटामिन ए को आप ऐसे सोच ले, विटामिन ए से क्या होता है, आँख होता है, तो ए में ज़्यादातर आँख वाली समस्या होती है, तो आँख रतौंधी से संबंधित है, इसको मिला देना, यानी ए वाला हमारा डी पे आएगा। ए वाला डी पे कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसे काट देना, यहाँ नहीं है, इसे काट देना, आपका अब 50% चांस हो गया बनने का प्रश्न। और डी वाला जो होता है हम लोग जानते हैं हड्डियों से संबंधित बीमारी हो जाती है, अगर हम लोग बराबर सूर्य की रोशनी में नहीं रहते हैं तो वो यही समस्या हो जाती है, रिकेट्स जिसे कहा जाता है। तो 2 वाला आपका 3 पे चला आएगा, तो हमारा 2 वाला सी पे आना चाहिए।
तो ये 2 वाला सी पे तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, काम नहीं बना। विटामिन सी के पास चलते, विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है, तो यस, यानी चौथा वाला हमारा ए पे चला आएगा, चौथा वाला ए पे चला है। चौथा वाला ए पे कहाँ है? यहाँ है, तो हमारा उत्तर आपका ए वाला हो जाएगा। मेहनत करने पर आया, इतना आसानी से नहीं आया है। आगे देखें हम लोग, सूर्य की प्रकाश, अभी मैंने इसको जस्ट बताया था आपको, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन कमी हो जाती है? डी, मैंने बताया था ना, वही जो रिकेट्स नाम की समस्या होती है वही वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। उम्मीद है दोस्तों साइंस की ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत बढ़िया से आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो आगे चले हम लोग अब देखते हैं अपना इंग्लिश वाला। अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने भाग तीसरा पे, जो इंग्लिश से संबंधित है। बहुत सारे बच्चों की शिकायत आ रही थी, इंग्लिश में नाम मात्र के यूट्यूब पर वीडियो हैं, वो भी आपको पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। तो हम आपको ऐसे बताएंगे, लगेगा ही नहीं कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि हिंदी हम पढ़ रहे हैं। एक एक चीज़ हिंदी की तरह आपको समझाएंगे। तो यहाँ देखिए, पहले वाले जो प्रश्न है इनका, इसमें लिखा गया है आपको यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का आप मतलब समझ लेंगे तो कर लेंगे। प्रोवर्ब का मतलब होता है दोस्तों एक तरह का मुहावरा होता है। प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक तरह का मुहावरा होता है। तो आपको इस मुहावरे को कंप्लीट करना है। मुहावरा नहीं, इसे हम लोग कहावत कह सकते हैं। ये कहावत होता है, प्रोवर्ब का मतलब ये कहावत। तो कहावत को आपको कंप्लीट करना है। द पेन इज माइटियर, पेन इज माइटियर, पेन मतलब ज़्यादा शक्तिशाली है। पेन ज़्यादा शक्तिशाली है, किससे शक्तिशाली है ये बताना है। क्या देन राजा से? नहीं। एक्टर यानी अभिनेता से? नहीं। आर्टिस्ट यानी कलाकार से? नहीं। स्वॉर्ड से यानी तलवार से। आप लोग कहावत सुने होंगे ना, कलम जो होती है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। तो यहाँ कलम का संबंध ज़्यादा ताकत से ये स्वॉर्ड होगा, यानी तलवार होगा। स्वॉर्ड का मतलब यहाँ तलवार होता है। समझ गए आप? ऐसे आपको भी करना है। यहाँ देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या दिया है, एक एक चीज़ को दोस्तों समझा देंगे तो कभी आपको भूलेगा नहीं यहाँ पर। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया है, चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स। अपोजिट वर्ड, इसी को हम लोग एंटोनिम्स कहीं कहीं आ जाएगा। तो अपोजिट जो वर्ड आपको यहाँ पर दिया है मेस्टिकेट, तो यहाँ पर इसका आपको उल्टा बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर मेस्टिकेट जो वर्ड दिया है, इसका मतलब अगर जान लेंगे तो आसानी से कर लेंगे। ये मेस्टिकेट का मतलब होता है चबाना। क्या मतलब होता है? तब चबाना। तो जैसे हम लोग चिंगम वगैरह तमाम चीज़ चबाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है चबाना। अब चबाने का दोस्तों यहाँ पर अपोजिट अर्थ क्या होगा? क्या ये कौंसिल होगा? कौंसिल का मतलब तो दोस्तों होता है छिपाना होता है, ये भी नहीं होगा। च्यो मतलब चबाना, यानी इसका तो एक तरह से पर्यायवाची ही हो गया, ये भी नहीं होगा। रिव्यू मतलब दोहराना होता है, ये भी नहीं होगा। जब ये तीनों खत्म हो गए तो आपका बचा क्या? डी वाला बचा है गोबल। गोबल का मतलब होता है निगलना, यानी कोई चीज़ बिना चबाए निगल जाना। जैसे हम लोग चावल पाते हैं तो गटागट केवल मुंह डुलाते हैं और निगल जाते हैं, निगलना। तो समझ गए आप? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एक एक चीज़ ऐसे समझा देंगे दोस्तों, भूलेगा नहीं आपको। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको जो दिया है, आइडेंटिफाइड द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। जो आपको नीचे सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको वर्ब ढूंढना है। वर्ब यानी जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं, कहीं कहीं क्रिया क्रिया कह सकते हैं। क्रिया नहीं होगी तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों लगभग एक ही तरह से होते हैं, जो क्रिया का सहायता करती है। तो यहाँ पर एक तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब पूछा जा रहा है। द लीव्स, लीव्स मतलब होते हैं पत्ते, तो ये प्लूरल में है तो इसलिए वेयर लिखा है। द पत्ते येलो एंड स्टिकली, तो यहाँ पर पत्ते पीले हैं। तो यहाँ पर यानी स्वाभाविक सी बात है, पत्ते यहाँ पर प्लूरल में है तो वेयर आएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पर वर्ब होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब, तो वेयर ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी। यानी आप देखेंगे तो ये येलो आपका क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये तो मान लीजिए एक तरह का सब्जेक्ट हो गया, तो वेयर ही यही आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब, यही वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यही आएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आगे अगर हम लोग देखें 64 को, तो आपसे करें चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन ऐड ली। यहाँ पर समझना होगा आपको उस ऑप्शन को चुनना होगा जिसके अंत में हम लोग LOI यानी ली जोड़ देते हैं। तो वो कौन सा आपको एक नया वर्ड बनकर तैयार होगा। जैसे बहुत सारे नाम हम लोग देखते हैं, जैसे अभी आपके सामने आ जाएगा फास्ट। फास्ट में अगर हम लोग LY जोड़ दें तो ली, तो इसका फास्ट मतलब तेज, LY जोड़ दिए तो जल्दी से, तो इसमें से आ जाएगा। इसी तरह से आपको दिए हुए किस ऑप्शन में आप ली जोड़कर एक नया मीनिंग वाला शब्द पा सकते हैं। तो दोस्तों सून, सूनली,
तो सुनली यहाँ पर कोई अर्थ यहाँ नहीं बनेगा। नाउ मतलब अब होता है, इस पर भी नहीं जमेगा। ये फास्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ये उस तरह का अर्थ यहाँ पर इंड फ्रॉम द न्यू वर्ड के लिए यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक वर्ड है। तो यहाँ पर लेट वाले में लगाएंगे। तो लेट ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी वाला हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि लेट में अगर हम लोग एल वाई लगा दिए तो इसमें होता क्या है कि लेट का मतलब होता है थोड़ा देरी, तो इसमें अगर एल वाई लगा दिए तो हो जाएगा कि थोड़े देर में, यानी थोड़े दिन पहले। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका अर्थ थोड़े दिन पहले, यानी हाल ही में। 65 वाले का अगर देखें यहाँ तो थोड़ा यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह आपको यहाँ जो है वही भरना है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब दिया है, फ्रेजल वर्ब का मतलब संयुक्त वर्ब। संयुक्त वर्ब का क्या मतलब होता है कि आपने किसी के साथ उसमें आपने कुछ लगा दिया तो उसका कुछ और अर्थ निकले। जैसे पुट मतलब रखना होता है, पुट अप मतलब कर देंगे तो कुछ और हो जाएगा, यानी ज्वाइंड वर्ब यहाँ पर आ जाता है। तो उसके बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले सेंटेंस पढ़िए, इट इज़ नॉट ईजी टू चिल्ड्रेन नाउ ए डे। तो यानी अब के दिनों में बच्चों को पालना इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा पालने के सेंस में दोस्तों, कौन सा ये लगेगा? तो यहाँ पर ब्रिंग अप लग जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आपका कौन हो जाए? 65 का ये बी हो जाएगा, क्योंकि ब्रिंग अप का प्रयोग यहाँ पर उचित है। फ्रेजल वर्ब में ब्रिंग अप का तात्पर्य मतलब यही हो जाएगा, यानी ब्रिंग अप का, जैसे मान लें अगर इसका इतना चाहते हैं तो इसका पालन पोषण हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में बच्चों का पालन पोषण करना उतना आसान नहीं है। तो यही है पालन पोषण। समझ गए आप? ऐसे ऐसे आप समझेंगे जब तक हिंदी, क्योंकि जो लोग हिंदी मीडियम्स होते हैं उनके लिए इंग्लिश बड़ा कठिन होता है। तो उनको यही सरल है समझाने का कि उनको हिंदी से जोड़कर पढ़ाएं तो ग्रामर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें 66 वाले में, तो आपको जो दिया गया है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, यानी सही सिनोनिम्स, यानी सही उचित पर्यायवाची आपको यहाँ पर चुनना है। किसका? ये जो वर्ड आपको दिया गया है ये ट्रंकेट। तो यहाँ पर ट्रंकेट नाम का आपको एक शब्द दे दिया, इसको सिनोनिम्स यानी इसका पर्यायवाची बताना है आपको क्या होगा। तो ट्रंकेट का मतलब अगर आप समझ गए, मेन दिक्कत होते हैं ये, अगर हम लोग इसको समझ जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो बात ये है दोस्तों, हम लोग समझ नहीं है। ट्रंकेट का मतलब होता है काटना, छाटना या ऊपर से छोटा कर देना। जैसे कुछ लोग कहते नहीं हैं तो हमें ऊपर से 6 इंची छोटा कह दे, यानी इस तरह का वो काटना जो ऊपर से काट कर छोटा करते हैं, काटना छाटना हो गया। तो काटना छाटना हो जाएगा। तो जैसे हम लोग का कट ऑफ आता है, हम लोग देखते हैं ना, तो क्या होता है, ऊपर से काट के ले लेते हैं जिनका ज़रूरत होता है, नीचे वालों को छोड़ देते हैं, यानी एक तरह से ऊपर से उसमें भी काटते हैं। तो यही है ट्रंकेट का मतलब होता है दोस्तों। यहाँ तो कैंसिल करना यानी निरस्त करना ये भी नहीं होगा, यानी क्रूली ये भी नहीं होगा, इंड स्विफ्टली ये भी नहीं होगा, कट ऑफ होगा, वही कट ऑफ जो मैंने बताया है। तो कट ऑफ का दूसरा नाम है ट्रंकेट, ऊपर से भी काटना। समझ गए आप? आगे देखें यहाँ पर, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स रिटन इन बोल्ड। यहाँ पर जो आपको बोल्ड में लिखे गए हैं, थोड़ा सा ब्लर है, आप समझ जाएंगे, मैं पढ़ दे रहा हूँ। तो उसी का आपको बताना है कि कौन सा आपका ये सिनोनिम्स यानी उसका पर्यायवाची क्या होगा। ध्यान से देखिए, देयर कैन बी डिफरेंट वेज, वेज मतलब यहाँ पर रास्ता, ऑफ द सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यानी एक ही तरह की समस्या को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो यही यहाँ जो आपको तरीका दिया है, रास्ता दिया है, तो इसी का दूसरा नाम क्या होगा? रूट्स, यानी रास्ता नहीं। यहाँ पर रूट तो मतलब वो गाड़ी वाड़ी के लिए होता है, मैनर्स भी नहीं होगा। पाथ तो दोस्तों इसके पाथ भी वही रास्ता के लिए हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए मेथड उचित होगा। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, यानी मेथड मतलब एक तरह की विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका। समझ गए आप? यहाँ देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, कॉजेज ऑफ स्पेलिंग एरर। और तो यहाँ पर जो हम सबकी स्पेलिंग एरर होती है, जैसे लिखने पढ़ने में हम लोगों की स्पेलिंग में गलतियाँ होती हैं, तो आखिर क्यों होता है? तो क्यों होता है? इसलिए क्योंकि कुछ शब्द आप देखते होंगे साइलेंट होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर जैसे ऑनर अगर देखे, होटल को अगर देख लो तो यहाँ पर आपको होटल होता है, तो कोई होटल आपसे बोला तो आप पता लगा एच को नहीं लिखे, ऐसे आप लिख दिए। तो ऐसा क्यों होता है प्रॉब्लम हमें स्पेलिंग में? क्यों? साइलेंट की वजह से हो जाता है, पुअर प्रोनाउंसिएशन की वजह से होता है। कोई आपको गलत तरीके से बोला तो उसकी वजह से हो जाता है। आपको जैसे कोई आपको फॉर्म बोल दिया
तो आपने पता लगा फॉर्म को आप ऐसे लिख दिए। तो इस तरह की होती है पुअर प्रोनाउंसिएशन में। वन लेटर डिफरेंट साउंड, यानी एक ही लेटर होते हैं, उनकी साउंड अगर डिफरेंस है तो उसमें भी होता है। यानी ऑल ऑफ एबव, ऊपर के दिए हुए सभी जो यहाँ पर ऑप्शन में है, सबकी वजह से स्पेलिंग में एरर आती है, गलतियाँ आती हैं। बहुत अच्छा। आगे हम लोग यहाँ पर देखें 59 वाले में पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी इनकरेक्टली स्पेल्ड का मतलब जो गलत स्पेलिंग है उसको हमें ढूंढना है, उसको पकड़ना है। तो देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर साथियों, एक एक करके हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को याद आ जाएगा। वर्च्यू मतलब एक तरह का दया होता है, वर्च्यू मतलब एक तरह का दया होता है, ये भी तो नहीं होगा। तो ये तो स्पेल्ट यानी गलत बताना है ना, तो ये तो वर्च्यू ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्वियर हो जाता है, क्वियर का मतलब होता है दोस्तों सामान्य से अलग, खास करके जेंडर वगैरह में जो प्रयोग किया जाता है, जो सामान्य से अलग होते हैं उनको क्वियर बोलते हैं। लेजिबल, ये भी दोस्तों स्पेलिंग अपने आप में सही है। आपके सामने कुछ ऐसा दिया जाएगा जिससे आप परिचित रहेंगे, उसी में गलती की जाएगी, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रहना है, देखना है, क्वेश्चन से लड़ना है। तो ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में आप डी नहीं पाएंगे, आप इसमें देखेंगे ट्रेजेडी मतलब एक तरह से त्रादसी होती है, ट्रेजेडी त्रादसी होता है, तो इसमें डी नहीं होता है, सिर्फ इतना ही होता है। तो यही गलती थी आपकी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 में क्या हो जाएगा, विच मेथड इज बेस्ड, कौन सा मेथड बेस्ड है ऑन द थ्योरी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जर्नलाइजेशन। बड़ा अच्छा सा सवाल है, एक तरह से ये बाल विकास वाला सवाल दे दिया है कि कौन सा मेथड बेस्ड है फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन। एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन मतलब क्या होता है, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है, रूल होता है। तो यहाँ पर आप क्या कहना ये चाह रहे हैं, यानी ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम पहले एग्जाम्पल को बताकर फिर रूल को बताते हैं, यानी नियम को बताते हैं, ये कौन सा है। तो वो दोस्तों इंडक्टिव मेथड है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों जो इंडक्टिव मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, टीचर पहले बच्चों को उदाहरण बताते हैं, फिर उसके नियम बताते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ाने आऊँ और कह दूं बच्चों देखो ये लोहे की गेंद है, इसको मैं पानी में फेंकूंगा डूब जाएगी, और ये रबड़ की गेंद है, इसको फेंक रहा हूँ नहीं डूब रही है, ये लकड़ी का गेंद है फेंक रहा हूँ नहीं डूब रही है, अब बताओ ऐसा क्यों। मैं उनके सामने एग्जाम्पल रख के अब नियम बताना शुरू करूंगा कि इनकी जो घनत्व है ये है, तमाम चीज़ें हैं। तो यानी हमने एग्जाम्पल बताकर तब उसका नियम बताया, तो ये इंडक्टिव होता है। और यहीं का हो जाता है डिडक्टिव हो जाता है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, पहले हम लोग रूल बता देते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं उसका एग्जाम्पल करवाते हैं, जैसे ग्रामर वगैरह में होता है। तो समझ गए आप, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। आगे देखें हम लोग 71 में, स्टेट ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ जो अंडरलाइंड वर्ड एबोव लिखा है, ही लुक्ड एबोव इन द स्काई, तो यहाँ पर जो एबोव शब्द है ये पार्ट ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है कि नाउन है कि वर्ब है, यहाँ पर ये आपको बताता है मेरे भाई। एबोव मतलब होता है ऊपर, आप लोग जानते हैं ये एक तरह का एडवर्ब है, जबकि लुक तो हम लोग जानते हैं ये जो लुक है, तो लुक तो यहाँ पर वर्ब यानी क्रिया है, और ये एडवर्ब है, तो यहाँ पर आप समझ गए एडवर्ब हो जाता है। और यहाँ एडजेक्टिव का मतलब आप लोग जानते हैं विशेषण होता है, तो जो हिंदी में विशेषण वही इंग्लिश में एडजेक्टिव, तो समझ गए आप, एबव यहाँ एडवर्ब है। आगे जरा देखें हम लोग 72 में, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। जो नीचे वर्ड दिया है उसका हमें करेक्ट वर्ड ढूंढना है यहाँ पर और हमें पूरा करना है। सोल्जर्स थ्रू द टाउन, तो यहाँ पर क्या होगा, सोल्जर्स यहाँ और डॉट डॉट थ्रू द टाउन्स, इस खाली जगह पे क्या पढ़ा जाएगा, वॉल्क मतलब टहले, मार्च्ड मतलब मार्च किए, सजेस्ट मतलब सलाह दिए, या रन मतलब भाग गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप लोग जानते हैं एक तरह से ये पास्ट टेंस है, यहाँ पर आप देख के समझ गए होंगे एक तरह का ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में वर्ब जो होता है इसमें मार्च्ड होगा, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पर सोल्जर्स ने मार्च किया थ्रू द टाउन, टाउन के थ्रू, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यही बी हो जाएगा। तो मार्च मतलब एक तरह का ये होता है दोस्तों कदम से कदम मिलाकर चलना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या हम लोग 73 वाले को देखें तो आपसे बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ कह रहे हैं चूज द ऑप्शन, हमें उस विकल्प को चुनना है विच गिव्स द करेक्ट एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तरह का एब्रीविएशन का मतलब होता है ये शॉर्ट फॉर्म होता है, संक्षिप्त रूप। एब्रीविएशन का मतलब क्या हो जाएगा,
ये संक्षिप्त रूप हो जाता है। तो इसको याद कर रहेंगे तो कई बार ये पूछा गया है इस टाइप के प्रश्न। तो संक्षिप्त रूप में कौन लिखा गया है? तो मेरे भाई जनवरी को संक्षिप्त रूप में ऐसे ही लिखा जाता है, जान, यानी 3 वर्ड में। ये 12 और यहाँ पर 1965। तो ये 12 दोस्तों अपने आप में 12 हो गया। तो यहाँ पर ये जो बिंदी है ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि इसे लोप कहते हैं। तो यहाँ पर जो लगाने की ज़रूरत ही नहीं था, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये सही हमारा नहीं हुआ। लक्ष्मी पेपर कंपनी, ये नाम है लक्ष्मी पेपर कंपनी, तो कंपनी को COM लगाकर COM कॉम लगाकर यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं फुल स्टॉप, तो ये कंपनी माना जाता है, लेकिन यहाँ पी नहीं रहता है शॉर्ट फॉर्म में, तो ये भी गलत। ये देखिए सैटरडे मई 19, तो सैटरडे मेरे भाई ये भी 3 वर्ड का होता है, तीन लेटर का होता है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर नॉर्थ ST का मतलब स्ट्रीट, तो यानी जो उत्तर वाली गली है, तो ये सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यही आपका सही है। तो आगे देखें, मेन चीज़ होती है वो क्या कह रहा है, आप क्या समझ रहे हो, प्रश्न को समझना। मैं कई बार एडवाइस करता हूँ कि आप प्रश्न को समझें, उत्तर तो समझ लेंगे। चूज़ द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड, जो नीचे वर्ड दिया गया है तो उसमें हमें उसका नाउन बताना है, यानी स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म हमें इसको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे क्या दिया है, स्ट्रॉन्गली दिया है, स्ट्रॉन्गनेस दिया है, स्ट्रेंथ दिया है और स्ट्रेंगथन दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम लोग इसका अगर देखें तो इसमें क्या करें, नाउन, चूज़ द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड, नीचे दिए हुए शब्दों से हमें नाउन को पहचानना है, अगर बनाना होगा तो कौन सा बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये स्ट्रॉन्गली, ये तो नहीं बनेगा दोस्तों, ये तो विशेषण बन जाएगा इस तरह का, ये भी स्ट्रॉन्गनेस नहीं होगा, ये स्ट्रेंथ हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यही। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, मजबूती, ऑप्शन नंबर आपका यही सी हो जाएगा। आगे 75 वाले का अगर हम लोग देखें तो विच द फॉलोइंग वर्ड्स इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाववाचक, तो भाव जिसमें निकल कर आ रहा हो, तो इसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो गोल्ड मतलब क्या हो जाएगा, ये तो क्या इसमें भाववाचक है, जैसे हम लोग कह रहे हैं ना, ये आम बहुत रसीले हैं, तो रसीला क्या है, एक तरह का भाव है जो उसकी गुण को बता रहा है। तो ऐसे जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोल्ड मतलब यहाँ पर ये भाववाचक नहीं है, क्राउड नहीं है, टी नहीं है, ह्यूमैनिटी यानी मानवता, तो मानवता क्या एक तरह का भाव है, मानवता, दयालुता, निर्दया, ये सब जो होते हैं एक भाववाचक है। आगे देखें हम लोग यहाँ 76 में, तो फॉलोइंग यहाँ पर क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट म्यूजिकल पोएम एक्सप्रेसिंग द पोइट इमोशंस। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि विच म्यूजिकल पोएम इज एक्सप्रेसिंग द पोएट इमोशन, तो यहाँ पर कौन सा है जो उसको इमोशंस को यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपका लिरिक हो जाएगा, जो लिरिक होता है वही उसके पोएट के इमोशंस को दोस्तों उजागर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ यही हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 77 वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट द फॉर्म ऑफ पोइट्री, यानी जो नीचे पोइट्री दिया गया है आगे वो कौन किसका रूप है, और यहाँ पर लाइन क्या है, ला बेल डेम सेंस मर्सी। तो मर्सी वाला दोस्तों हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है कहीं पर, 10वीं या 11वीं में पढ़ा होगा हम लोगों ने। एक मर्सी नाम की होती है लड़की, एक तरह का ये ड्रामा है, बहुत अच्छा हम लोग पढ़े हैं, रोमांटिक ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा है ये। तो ये क्या है दोस्तों, इसमें बलाड, आपको बलाड का मतलब यहाँ क्या है दिए हैं, जिसे हम लोग बैलेड बोलते हैं, कहीं कहीं बलाड भी बोल देते हैं। तो ये इसका मतलब होता है गीत काव्य, यानी गाथा गीत, यानी उसको गाथा का गीत किया गया है उसमें। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, यही दिया गया है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में इसको हमें करना है एंडिंग विथ बुक, तो बुक पर यानी एंडिंग करते हुए, तो यहाँ पर दिया है लेट द बुक बी गिवन, तो इसका यहाँ पर सिंपल में क्या होगा, लेट द बुक बी गिवन, तो यहाँ पर गिव द बुक हो जाएगा सिंपल सेंटेंस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर ये सब नहीं होंगे। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ जो डायरेक्शन ग्रुप में हमें बताया जा रहा है क्या करना है, चूज़ द वर्ड्स विच वन लेटर इज साइलेंट, हमें उस वर्ड को यहाँ पर चुनना है चारों लेटर्स में, चारों ऑप्शन में, जो जिसका एक लेटर साइलेंट हो। जैसे हम लोग होटल को ओटल पढ़ते हैं तो यहाँ एच साइलेंट रहता है, उसी तरह से। तो गार्डन, इसमें कोई साइलेंट नहीं है, मार्केट में भी कोई साइलेंट नहीं है,
तो यहाँ पर, और बास्केट में भी कोई साइलेंट नहीं है, तो साइलेंट कहाँ होगा? साइलेंट तो हमें यहीं दिख रहा है भाई, यहीं पर हो सकता है साइलेंट। तो यहाँ पर कैसे है, ये ऑटम न लिखा है, यहाँ पर देखते होंगे ना, तो इसमें न जो है साइलेंट रहता है, ये ऑटम केवल बोला जाता है, न यहाँ पर एन जो है साइलेंट रहता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, कई बार हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, ऑटम के बारे में। तो चले हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर अपना। तो प्रश्न संख्या अगर हम लोग 80 वाले को देखें, तो यहाँ पर जो आपसे एक डायरेक्शन के रूप में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप लोग को बताना होगा कि डायरेक्शन, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस विच इज़ द पंक्चुएशन करेक्टली। तो यहाँ पर करेक्ट जो पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन का मतलब होता है दोस्तों विराम चिन्ह। कई तरह के विराम चिन्हों के बारे में हम लोगों को पढ़ाया गया है ना, कि फुल स्टॉप, विस्मय बोधक, लोप चिन्ह इत्यादि के बारे में खूब पढ़ाया गया है ना। तो यही है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यही सब। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, सीता क्राइड व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो यहाँ पर सीता चिल्लाई कि क्या सुंदर पेंटिंग है। तो यानी एक तरह की खुशी, आश्चर्य वाली बात है, जहाँ आश्चर्य वाली बात आ जाता है, आश्चर्यबोधक, तो विस्मय बोधक चिन्ह होता है। विस्मय बोधक चिन्ह में ये ऐसे होता है, एक लाइन और पीछे ये। तो विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह के बाद इन्वर्टेड कामा आना चाहिए, तो यहाँ पहले आ गया है, तो ये गलत हो जाएगा। सीता क्राइड, तो यहाँ पर कामा नहीं लगा है, क्योंकि डबल इन्वर्टेड पहले कामा लगना चाहिए, तो यहाँ कामा लगाना भूल गए हैं डी के क्राइड के बाद, इसलिए यह गलती हो गई। सीता क्राइड व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिए, फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए, विस्मय बोधक शब्द आना, विस्मय बोधक चिन्ह आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तीनों गलत, यही चौथा वाला आपका सही होगा। आगे हम लोग यहाँ 81 में देखें, तो डायरेक्शन के रूप में आपसे कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेंस एन एरर। तो यहाँ आप अगर ध्यान से पढ़ना, आपको जो सेंटेंस दिया है कई खंड में दिया है। तो द प्रिंसिपल एलॉन्ग विथ हिज टीचर्स आर अटेंडिंग, ये दूसरा सेंटेंस है। द ट्रेनिंग प्रोग्राम टुडे, आपको 3-4 खंड में सेंटेंस दिया है, बताना है कौन सा कहाँ पर गलती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर थोड़ा देखें, द प्रिंसिपल एलॉन्ग, इसमें पहला वाला में तो सब सही है। यहाँ पर प्रिंसिपल यानी जो प्रधानाचार्य हैं वो तो सिंगुलर में आ जाएंगे, यहाँ भले से टीचर है लेकिन इनको देखा जाएगा ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ इज आ जाएगा। तो आर अटेंडिंग की जगह इज अटेंडिंग होना चाहिए था, तो इसलिए बी वाला इसमें गड़बड़ी है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, बाकी सब सही था इसमें। 82 वाले में आपको डायरेक्शन दे रहा है, क्या करना है, चूज द सेंटेंस इन विच आर्टिकल्स हैज़ बीन यूज्ड इनकरेक्टली। तो किसमें आर्टिकल गलत तरीके से यूज किया गया है वो पकड़ना है। तो आर्टिकल के बारे में आपसे खास करके ए और ए एन के बारे में बताया गया हूँ। ए और एन आप वैसे प्रयोग करते समय एक बार देख लेना, जिसके पहले आ रहे हैं ये, वो उसकी ध्वनि कैसी है, हिंदी में स्वर जैसी है कि व्यंजन जैसी है। स्वर जैसी होगी तो भले से ए ई आई ओ से शुरू होगा, लेकिन आप वहाँ ए लगा देना, मतलब एन लगा देना। अगर व्यंजन जैसी होगी तब ए लगाना, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। सी इज़ एन एन सी सी कैडेट, तो एन सी सी को देखो, हमें सिखाया गया है कि अगर स्वर नहीं है तो ए लगाना है, तो ये एन तो स्वर नहीं है, तो यहाँ एन क्यों लगा दिया, और ये सही भी है क्योंकि एन लिखोगे तो एन ऐसे लिखोगे, और ये ए क्या है, हिंदी का स्वर है। तो जो हिंदी के स्वर होते हैं तो उनसे पहले एन लगता है, तो यहाँ पर एन लग जाएगा, यानी सही है। ही इज़ यंग आर्टिस्ट, तो यंग है, यस, ये भी अपनी जगह पे सही है। आई बॉट एन यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि यूनिफॉर्म को अगर हम लिखें हिंदी में तो यह जो होता है स्वर में नहीं आता है, तो यहाँ पर एन की जगह ए होगा, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी। कितना अच्छा है। आगे अगर हम लोग देखें 83 वाले में, तो डायरेक्शन के रूप में दिया है, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस आपको दिया है इसको आपका इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में आपको बनाना है। तो दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन, आपको दिए हुए समय से पहले आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, तो इसको आप कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसी में आपको बनाना है प्रेजेंट मतलब परफेक्ट का इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो इसमें आप क्या, दे हैड लगा है, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर, तो हैड इसमें भी रहेगा मेरे भाई, तो हैड ही रहेगा ना। तो आप यहाँ से जो लगाओगे तो इसमें तो डू तो आना ही नहीं है, डू तो इंडेफिनिट में आ जाता है, ये नहीं आएगा, ये तो पहले ही आप एलिमिनेट कर दो।
और आगे अगर देखोगे तो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है, इंटरोगेटिव लगेगा। तो हैज को आप सब्जेक्ट से पहले रखा जाएगा, यहाँ हैड, तो हैड कहाँ सब्जेक्ट से पहले है, यहाँ है, तो यही हो जाएगा आपका यही। और बाकी यहाँ तो हैव लगा दिए, यहाँ डिड हो जाएगा, ये होगा नहीं, इंडेफिनिट होता तब सी वाला हो जाएगा। थोड़ा सूझबूझ से करना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो डायरेक्शन देखें हम लोग, यहाँ पर क्या करें, चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, जो ग्रामर रूप से सही है उसे बताना है। द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, पशु जो है खेत में चर रहे हैं। तो ये बात तो यहाँ पर सही है, कोई गलती यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन अभी हमें करेक्ट बताना है कि भाई इससे भी सही क्या हो सकता है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। एक बार देख लेते हैं। द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, पशु खेत में चर रहे हैं, चर रही हैं, तो रहे हैं तो यहाँ आर रहना चाहिए था दोस्तों, तब सही रहता, क्योंकि पशु प्लूरल में यहाँ आ जाएगा, पशु चर रहा है नहीं चर रहे हैं, यहाँ ये गड़बड़ी हो जाती, इसलिए ये गलत हुआ। द कैटल हैज़ ग्रेज्ड, तो चर लिया, ये भी यहाँ पर गलत है। वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो वाज भी नहीं लगेगा इसमें। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ जो मैंने पहले ही बताया था इस तरह से होगा। ऑप्शन नंबर डी। तो 85 में आपसे डायरेक्शन दिया है, पूछा जा रहा है कि चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, दिए हुए सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताना है। देखें, द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, यानी जो माली है वो पौधों को पानी दे रहा है, तो इसको आपको पैसिव वॉइस में बनाना है मेरे भाई। तो पैसिव वॉइस में आप इसे कैसे बनाओगे, यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जैसे रहता है हम उसी बात को वैसे बोल देते हैं। पैसों में क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाइड करके बोलते हैं, लेकिन मीनिंग न बदले, यही है। थोड़ा सा देखें हम लोग, इसमें आप लोग क्या करोगे, तो इसमें आप अगर थोड़ा सा देखो तो प्लांट्स आर बेइंग, यहाँ के कोई कॉन्टिन्यूअस है तो बेइंग लगेगा ही। द प्लांट्स आर बेइंग, प्रेजेंट है तो आर लग जाएगा। वाटर्ड बाई गार्डनर, तो यस ऑप्शन नंबर बी यही सही है आपका पैसिव फॉर्म। तो डायरेक्शन आपको दिया गया है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, जो नीचे सेंटेंस हमें डायरेक्ट वाला दिया है इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, सी सेड टू हर, सेड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा इसमें, तो इसमें टोल्ड नहीं होगा, सेड नहीं होगा, दो पहले आपके ही चले गए। जो फालतू चीज़ है पहले एलिमिनेट कर दो तो आपका उत्तर जल्दी मिलेगा। तो वाई आर यू क्राइंग, तो वाई आर यू क्राइंग, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो वाई शी वाज क्राइंग, या सी आस्क्ड हर वाई वाज सी क्राइंग, तो यस ये वाला आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी वाला। आगे अगर देखें हम लोग, यहाँ पर डायरेक्शन में आपको दिया जा रहा है कि चूज़ द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल्स हैज़ बिन यूज्ड इनकरेक्टली, यानी आर्टिकल गलत तरीके से यूज हुआ है। तो वही वाला ए और एन वाला भी मैंने बताया था ना, ज़्यादातर आपको वही मिलेंगे। तो आई सा एन आउल, देख रहे हो, आउल आप लिखोगे तो ये हिंदी के स्वर जैसा, हिंदी का स्वर आ गया, तो स्वर में यहाँ पर ये एन लग जाएगा। सी इज़ एन यूनियन, ए यूनियन, यस यूनियन यू लिखा जाता है तो इसके साथ यानी व्यंजन है तो ए लगेगा। सी वांट्स टू बिकम ए इंजीनियर, इंजीनियर आप लिखोगे तो ई आएगा, तो इसमें ए की जगह एन हो जाएगा, क्योंकि इंजीनियर आप ऐसे लिखोगे तो ई एक स्वर है तो स्वर में ऐसे लगेगा, तो यही गलत है आपका। आगे देखें 88 में डायरेक्शन आपको दिया जा रहा है, चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द गिवन सेंटेंस। तो नीचे आपको जो सेंटेंस दिया है इसके लिए आपको अच्छे से आपको टैग आपको ढूंढना है। टैग मतलब क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है, आपको सही से क्वेश्चन टैग ढूंढना है। तो क्वेश्चन टैग किसी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होता है कि आप जो कुछ कहें लास्ट में क्लियर करने के लिए कोई प्रश्न छोड़ दें। जैसे मैं कहूँ मोहन अच्छा लड़का है ना, है कि नहीं, है या नहीं, तो नहीं है क्या, मोहन अच्छा लड़का है क्या, ऐसे आपसे जो लास्ट में एक क्वेश्चन हम लोग टैग कर देते हैं इसी क्वेश्चन टैग कहा जाता है। तो आई एम योर फ्रेंड, यहाँ पर करें आई एम योर फ्रेंड, और फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों, आर नॉट आई, क्या मैं हूँ, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा क्वेश्चन टैग के रूप में। तो आपसे यही हो जाएगा, प्रेजेंट का है तो आर ही लगेगा। तो आगे देखें यहाँ पर हम लोग 89 में आपसे जो पूछा जा रहा है डायरेक्शन, चूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब हम लोग जानते हैं संयुक्त वर्ब, यानी कुछ उसमें जोड़ दे तो उसका अर्थ बदल जाए। तो यहाँ पर द टीचर्स आस्क्ड स्टूडेंट, फिर यहाँ पर आपको बताना है
द न्यू वर्ड्स इन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में नया शब्द देखना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लुक अप बोलते हैं वहाँ। ये चीज़ यहाँ पर याद रखना, लुक अप डिक्शनरी में कोई देखना होता है तो लुक अप हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखें, यहाँ पर आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन के रूप में चूज द सेंटेंस इन विच कंटेंस ए मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बारे में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आपसे। तो मॉडल वर्ब में क्या होता है कि जो कुछ निश्चितता का अर्थ देते हो, जैसे मस्ट, कैन, बी, विल, शैल, ऐसे जो होता है वहाँ। तो ही हैज़, ऑपरेट, डू नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये ऑट होगा, ऑप्शन नंबर ये डी वाला। तो साथियों हम लोगों ने साइंस को पहले ही निपटा दिया, फिर आकर हम लोगों को यहाँ पर इंग्लिश को निपटाया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टेस्ट में। नमस्कार।